जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि सर और आप सभी का स्वागत करता हूं एसएन कोचिंग के आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीडब्ल्यू कॉम्पिटिटिव पे। जी हां, हर बार की तरह इस बार भी जबरदस्त सीरीज लेके आ गए हैं। सीडीपी का सीरीज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन। जी हाँ, लगातार जो है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप फेस कर रहे हैं। अभी अभी बिहार का स्टेट एग्जाम आपने जो है फेस किया और साथ में फरवरी में सीटेट के आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और भी अन्य वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक पीवाईक्यू सीरीज शुरू किया है जो हर सब्जेक्ट के चलते रहेंगे। तो इस बार आपके सामने सीडीपी के पीवाईक्यू सीरीज हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन के साथ जो रहने वाले हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। कहता है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो कहता है जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो आप देखेंगे यहां पे तो कुछ संभावनाएं बनती नहीं है। यहां पे आप देखेंगे जन्म से पूर्व अवधि, तो यहां तो भाषा का विकास का कोई संभावना बनता नहीं है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो ये काफी आगे की अवस्था है और ये देख रहे हैं आप एडवांस स्टेज है। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। चलिए आइए इसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखेंगे जो है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये अक्सर जो है कक्षाओं में मैंने पढ़ाया होगा और जो ऑफलाइन बैचेस लिए हुए हैं पढ़ रहे हैं वो इन फेजेस से जा चुके होंगे। तो आइए देखते हैं, थोड़ा एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जो आप पहला आप स्टेज देख रहे हैं ये प्री नेटल स्टेज है, कॉन्सेप्शन टू बर्थ, जो कि 40 सप्ताह होता है। कहीं कहीं बच्चों 37 या 38 सप्ताह भी लिखा होगा। तो मैं एनसीईआरटी को मानक मानता हूं, एनसीईआरटी के मानक के हिसाब से आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किया हूं, क्योंकि कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एनसीईआरटी को ही माना जाता है। उसके अनुसार जो है टोटल 40 सप्ताह होता है, जिसको हम लोग 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। कहता है जर्मिनल अवस्था, और देखेंगे जर्मिनल अवस्था हो गया, साथ ही साथ जो है एम्ब्रियोनिक अवस्था जो 2 से 8 सप्ताह दिखा रहा है, जिसमें कह रहा है कि प्रमुख अंगों का निर्माण यहाँ शुरू हो जाता है। फीटल अवस्था है जो 8 सप्ताह का है लगभग, जो है ये जन्म तक रहता है, अंगों का विकास होता है, परिपक्वता आती है। और ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें थोड़े बहुत भी टॉक्सिक चीज जो होते हैं, जिसको कह रहा है टेराटोजोन्स जेंस, जो हानिकारक तत्व जिनको हम कहते हैं। तो ये इंग्लिश हिंदी में ये शब्द जरूर याद रखिए। मैं बार बार बोलता हूं कि कई बार जो है इंग्लिश के कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हिंदी में भी इंग्लिश में ही इंग्लिश जैसा ही लिखा रहता है, तो उसको आप ध्यान देंगे। कह रहा है यहाँ पे जो है ये इनके टेराटोजेंस के प्रति जो है अधिक संवेदनशील होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस समय जो है मस्तिष्क का विकास, इंद्रियों का विकास, शारीरिक संरचनाओं का नींव जो है इस समय पड़ता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये प्री नेटल स्टेजेस है, जो पहला अवस्था है आपके इसके स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का। सेकंड आप देखेंगे इन्फेंसी, जो बर्थ से 2 साल तक होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि रैपिड फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक विकास तेज होता है। कह रहा है रिफ्लेक्सेस, जैसे आप कहेंगे रिफ्लेक्सेस क्या होता है, तो रिफ्लेक्सेस में आप कहेंगे कि जैसे सकिंग हो गया, रूटिंग हो गया, ग्रेस्पिंग हो गया, यानी जो रेंगना, बैठना, चूसना, उठना, ये सब सारे जो है आपके इस में आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मोटर स्किल डेवलप होता है, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सब सारी चीजें जो है होती हैं। साथ ही साथ जो है बॉल्बीज का एक सिद्धांत कहता है कि इस स्टेज में भावनात्मक जुड़ाव बनता है, यानी भावनात्मक रूप से बच्चा जो है अपने सामने अपने पेरेंट्स से, माता पिता से जो है जुड़ता है। और साथ ही में इस समय लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि कूइंग, बैबलिंग एंड ये सब सारी जो है यानी बड़बड़ाना, बोलना, कूटना, ये जो है सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखिए तीसरे स्टेज में आप पहुंचते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 6 साल की अवस्था है। 2 से 6 साल की अवस्था है, जिसको हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं। इसमें हाइट में ग्रोथ होता है, वेट, मोटर कोऑर्डिनेशन होता है, लैंग्वेज स्किल, इसमें देखिए लैंग्वेज स्किल जो है वैकेबुलरी धीरे धीरे बच्चों की बढ़ने लगती है, लैंग्वेज स्किल डेवलप होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको आप पॉज करके इसका नोट्स बना सकते हैं। समय कम है इसलिए मैं जो है तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। आप पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये नोट्स बहुत आपके काम आने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे चौथा जो स्टेज है जिसको हम कहते हैं मिडिल चाइल्डहुड यानी मध्य बाल अवस्था, जिसको कह रहे हैं 6 से 12 साल का,
जिसको हम स्कूल एज कहते हैं, बच्चा जो है 5 साल के बाद स्कूल जाने लगता है। अब वो अलग बात है कि अब जो है प्ले ग्रुप वगैरह भी आ गए हैं, जिससे बच्चे जो है 5 साल के पहले भी स्कूल जाते हैं, लेकिन अभी जो है थ्योरी के हिसाब से हम मान के चलेंगे तो कहता है कि ये स्कूल एज है जहाँ पे फिजिकल ग्रोथ चल रहा होता है। कहता है स्टीडी ग्रोथ है, स्लो एंड स्टीडी, मतलब लगातार चल रहा है पर धीरे धीरे जो है लगातार चलता रहता है। कहता है फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, यानी सकल गामक एवं सूक्ष्म गामक जो है विकास शुरू हो जाता है। इसको जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है लॉजिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ता है, यानी बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग आने लगता है, बच्चा तार्किक होने लगता है। जैसे पियाजे जो है इसको अपने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इसको डिस्क्राइब करते हैं, पियाजे के अनुसार जो है उनका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। और यहाँ पे देखेंगे कि कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन यानी संरक्षण और इस तरह की चीजें जो है बच्चों में विकसित होने लगती हैं। साथ ही साथ पीयर ग्रुपिंग बढ़ने लगती है, सहपाठी समूह बढ़ने लगता है, जो कि सहपाठी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वाभिमान यानी सेल्फ स्टीम बच्चों में आने लगता है, और इस तरह की डिफरेंट जो है एबिलिटी डेवलप होती है, उसको जिसको हम कहें कि क्षमता की भावना विकसित करना, जो एरिक्सन जो है अपने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में बताते हैं। उनका इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का जो चरण है वो इसको स्वाभिमान को डिस्क्राइब करता है। इमोशनल जो है बेटर इमोशनल कंट्रोल जो है बच्चों में इमोशनल कंट्रोल डेवलप होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। आप अगले 5th स्टेज में आप देख रहे हैं, 5वां जो स्टेज है, जो आप कह रहे हैं कि 12 से 18 साल का स्टेज रहने वाला है, तो आप समझ रहे हैं कि जो है 12 से 18 साल के स्टेज में, जिसको हम कहें कि एडोलेसेंस का स्टेज आ गया है, किशोरावस्था जिसको हम कह रहे हैं, इसमें बच्चा जो है वयस्कता की तरफ बढ़ता है। प्यूबर्टी स्टेज आ जाता है, यानी बहुत सारे आप देखेंगे हार्मोनल चेंजेस बच्चों में आएंगे। प्यूबर्टी स्टेज में आप देखते हैं हार्मोनल चेंजेस जो है तेजी से दिखाई देते हैं। बच्चों पे जो है मित्रों का प्रभाव बहुत होता है, पीयर इन्फ्लुएंस बहुत होता है, और अपोजिट जेंडर के प्रति यानी मेल फीमेल के प्रति अट्रैक्शन जो है, मेल का फीमेल और फीमेल के मेल के प्रति अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। इस स्टेज में 12 से 18 साल के स्टेज में वो शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से आप बहुत देख सकते हैं। इस समय कंफ्यूजन का भी स्टेज रहता है, जो एरिक्सन बताते हैं अपने में कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन का भी स्टेज रहता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी संचालन अवस्था, जिसको हम कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार जो है बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पियाजे ने जो है डिस्क्राइब किया है। एरिक्सन की आइडेंटिटी स्टेज जो है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पॉज करके भी ले सकते हैं। हमको कम समय में ज़्यादा चीज़ कवर करना है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे। कक्षाओं में हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्ड बार बार एग्जाम के ऑप्शन में रखे जाते हैं वो यहाँ पे है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये जो है पूरा आपको 5 स्टेज मैंने बताया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is stage of moral development proposed by लॉरेंस कोलबर्ग? कहते हैं कि मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा जो है प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो इसमें से कौन सी अवस्था उनके अनुसार जो है, कहते हैं कि कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक अवस्था है? तो आप इसमें देखेंगे कि पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है लेटेंसी स्टेज, जिसको हम प्रसूति पूर्व जो है प्रसूति अवस्था कह रहे हैं। और फिर आप दूसरा देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो देखिए कभी कभी हम एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में जैसे आप देख सकते हैं, देखिए आप देख रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, आपने पढ़ा अभी जीन पियाजे को पढ़ा, यहाँ पूछ रहा है लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। तो आप देखेंगे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है एरिक्सन का है। और यहाँ पे आप देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो है, ये इसका सही आंसर रहने वाला है, यानी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो ये जो है लॉरेंस कोलबर्ग ने इसको जो है डिफाइन किया था उनके मोरालिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार। आइए देखते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, जो दूसरा ऑप्शन है। लॉरेंस कोलबर्ग जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत यानी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था बहुत बेहतरीन तरीके से, और उन्होंने अलग अलग लेवल दिया था मोरल डेवलपमेंट के लिए। तो कहते हैं कि 3 लेवल है और उसके 6 स्टेजेस हैं, जिसको मैंने शॉर्ट में यहाँ आपको दे दिया है। आप जो है इसको नोट भी करते जाएंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, लेकिन नोट्स को अपने लिखित जरूर बनाते जाइए। जो लोग ऑफलाइन बैचेस में हैं उनको तो मैं बनवाऊंगा ही,
जो हम हमारे ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे और तमाम ऐप पे जो हमारे देख रहे होंगे उनके लिए जो है वो नोट करते जाएं इसको। तो सबसे पहले देखिए लेटेंसी स्टेज जो है, ये देखिए जो पहला ऑप्शन दिया था ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है। ये लेटेंसी स्टेज जो है सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया है। उन्होंने जो है इसमें बताया था, कहा था कि फ्रेमवर्क ऑफ चाइल्डहुड एडोलेसेंस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, और ये जो लेटेंसी स्टेज होता है वो 5 से 7 साल के आसपास जो है ये धीरे धीरे जो है प्यूबर्टी तक जाता है, प्यूबर्टी तक पहुंचता है। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मैंने बता दिया, ये 7 से 12 साल जिसमें जो है प्याजे भाई साहब जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। उनके अलग अलग ऑपरेशनल स्टेज हैं जिनको हम आगे चर्चा करेंगे किसी क्लास में। और यहाँ एरिक्शन जो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी जो है एरिक्शन का जो ये स्टेज है। तो ये आपने जो है ये देखा कि किस तरह से ये ऑप्शंस का मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि 3 लेवल और 6 स्टेजेस में जो है बांटा गया है। तो पहले लेवल में देखिए दोस्तों जो है क्या है बच्चों, इसमें प्री कॉन्वेंशनल लेवल बोल रहा है, पूर्व पारंपरिक स्तर, जिसमें पहला स्टेज देता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी आज्ञा पालन एंड दंड उन्मुखता, यानी बच्चा जो है रूल्स को फॉलो करता है ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले। जैसे बच्चा स्कूल में है और स्कूल में जो है अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, नीट क्लीन ड्रेस पहन के नहीं आएगा तो उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। क्लास में अगर जो है किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करता है, टीचर्स को डिसोबिएंट करता है, तो बच्चे को जो है उसके बदले पनिशमेंट मिलेगा। इसलिए पनिशमेंट के डर से बच्चा जो है क्या करता है, रूल्स को फॉलो करता है ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले। जैसे कहता है कि आई शुड नॉट स्टील बिकॉज आई विल बी पनिश्ड। तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण है कि मुझे जो है चोरी नहीं करना चाहिए, कोई चीज चुराना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे उसके बदले पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट के डर से बच्चा जो है ओबीडियंट बनता है, रूल्स को फॉलो करता है। स्टेज 2 में आप देखेंगे जो है स्टेज 2 कहता है इंडिविजुअलिज्म, पर्पस एंड एक्सचेंज। तो कहता है व्यक्तिगत स्वार्थ और विनिमय उन्मुखता। तो इसमें कहेंगे कि सेल्फ इंटरेस्ट का बिहेवियर। कहता है व्हाट इज इन इट फॉर मी। कहता है कि भैया कोई काम करने से पहले बच्चा क्या सोच रहा है कि उसमें मेरे लिए क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में बच्चा सोच रहा है। तो इसमें जो है व्यक्तिगत स्वार्थ होता है बच्चे का। जैसे कहता है कि आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। देखिए बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है, इसको रेसिप्रोसिटी भी बोलते हैं। रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम मेरा मदद करोगे तो उसके बदले मैं तुम्हारा मदद करूंगा, तुम मुझे नोट्स दोगे तो मैं भी तुम्हें नोट्स दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आज तुम लंच लाए, कल हम लंच लेके आएंगे तुम्हारे लिए। तो ये जो एक दूसरे के प्रति जो है अपना स्वार्थ निहित होता है किसी काम में, उसको ये दिखाता है। लेवल 3 में बच्चों आ जाइए, कहता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है ये होता है उत्तर पारंपरिक स्तर। यानी जो है लेवल 3 में आप देखेंगे, अच्छा अभी तो लेवल 2 बाकी है, पहले लेवल 2 की चर्चा कर लेते हैं। लेवल 2 में आप देखेंगे कन्वेंशनल लेवल, ये जो है पूर्व पारंपरिक स्तर हो गया। लेवल 2 जो है कन्वेंशनल लेवल है, यानी पारंपरिक स्तर है। और इसमें तीसरा जो स्टेज है, इसमें तीसरा चौथा स्टेज वो डिस्क्राइब करते हैं। इसमें देखेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। मतलब बच्चा जो है वो अच्छा बनना चाहता है, दूसरे व्यक्तियों के सामने जो है गुड बॉय गुड गर्ल का कॉन्सेप्ट उसके सामने आता है। बच्चा दूसरों के सामने क्या बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है। लोग कहते हैं, जैसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कब करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि जो है उसके वजह से मुझे अच्छा व्यक्ति जाना जाएगा। यानी वो खुद को इस स्टेज में खुद को एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की प्रेजेंट करना चाहता है सोसाइटी के सामने, दोस्तों के सामने, समाज के सामने। तो ये कॉन्सेप्ट जो है स्टेज 4 में, इस लेवल 2 में स्टेज 4 में आप आएंगे तो कहता है कि सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन होता है, यानी कानून और व्यवस्था उन्मुखता बनी रहती है। जैसे कहता है कि भैया हम सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, ऑर्डर को मेंटेन करना है, इसलिए लॉ को फॉलो करेंगे, सोशल रूल को फॉलो करेंगे। अब इसमें जैसे कहता है कि भैया चोरी करना गड़बड़ है, गलत बात है, क्योंकि इसकी वजह से सोशल व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था वो डिस्टर्ब होती है, लोग समाज के नजर में गलत बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 में 2 और स्टेज है। 5वां स्टेज जो है लेवल 3 उत्तर पारंपरिक यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें 5वां जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। कहता है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। तो ये सामाजिक अनुबंध उन्मुखता क्या है भाई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या है? तो कहता है कि लॉज आर रिकॉग्नाइज्ड एज फ्लेक्सिबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कहते हैं कि लॉ को बदला जा सकता है, आवश्यकता अनुसार जो है लॉ को क्या कर सकते हैं हम लोग जो है बदल सकते हैं।
तो क्यों बदलेंगे भैया? क्योंकि अगर वो उसको एब्सोल्यूट नहीं रखेंगे, मतलब ये नहीं है कि वो एकदम नॉन चेंजेबल है जिसको बदला नहीं जा सकता, एब्सोल्यूट नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, वो आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। जैसे कहे कि अगर लॉ इज अनजस्ट वी शुड चेंज इट फॉर सोसाइटी वेलफेयर, तो कभी कभी जो है समाज के हित के लिए कानून को तोड़ना पड़ता है, तो वो आवश्यकता पर निर्भर करता है। इसीलिए कह रहा है कि लॉ जो है अगर अनजस्टेबल है तो उसको चेंज किया जा सकता है। इसीलिए इसमें कह रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। चलिए छठे स्टेज की बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट करते रहिए, मैं बार बार कहता हूं नोट करना बड़ा जरूरी है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, तो देखिए कहता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। तो सार्वभौमिकता क्या होता है भाई? तो कहता है कि भैया जो सब जगह जो है प्रेजेंट हो, जिसको हम कहे कि जिसको सब मानते हो। तो कहता है मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल सच एज जस्टिस, इक्वालिटी, डिग्निटी। तो कह रहा है कि भैया ये जो है नैतिकता के तार्किक आधार पे जो है आधारित है। कहता है कि इसमें जो है जस्टिस, इक्वालिटी, डिग्निटी जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। और कहता है प्रिंसिपल में कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉज, तो कहता है कि जो सिद्धांत हैं वह जो है नियम कानून के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है। और इसलिए जो है मोरल कॉन्साइंस को, जो कहते हैं कि मोरल यूनिवर्सल जो लॉ है, जो नैतिक सार्वभौमिक जो नियम है, उसको माना जाता है वहां पे। ठीक है, जैसे अगर कहें कि ब्रेकिंग अ लॉ टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स, मतलब अगर मानव के अधिकार के लिए कानून तोड़ना भी पड़ जाए तो उसे तोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो जो है मोरल कॉन्साइंस है, नैतिक जो है जिम्मेदारी है, नैतिक चेतना है, तो इसलिए ऐसा किया जा सकता है। तो ये आपने देखा, मैंने शॉर्ट में जो है, ये क्लासेस में और डिटेल में डिस्कस होंगी, पर शॉर्ट में मैंने आपको एक फ्रेम दे दिया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी है। इसको आप नोट्स बना लेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि क्लासरूम डिस्कशन चल रहा है। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल। कहता है कि लड़कों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है टीचर क्लासरूम डिस्कशन में लड़कियों की अपेक्षा। तो आप बताइए जो है ये किस चीज का उदाहरण होगा? कहता है जेंडर बायस का, यानी जेंडर पक्षपात का, जेंडर आइडेंटिटी का, या जेंडर रेलिवेंस, या जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो क्या होगा भैया कि पक्षपात किया जा रहा है, जेंडर पहचान के लिए, जेंडर संबद्धता है या जेंडर समरूपता है। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे जो है लड़के को ज्यादा वैल्यू जा रहा है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जेंडर बायसनेस हो रहा है। तो आप इसको देखेंगे कि ये जेंडर बायस है। ठीक है, तो जेंडर बायस होता क्या है आगे हम चर्चा कर लेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जेंडर बायसनेस होता क्या है। तो देखिए करेक्ट आंसर जेंडर बायस है। कह रहा है क्लासरूम डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्लासरूम डिस्कशन से बहुत सारे माइंडसेट क्लियर होते हैं, वहां पे लॉजिकल भी डिस्कशन होता है और बच्चों को डायरेक्शन भी मिलता है। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो जेंडर बायस जो है किसी एक जेंडर को ज्यादा प्रायोरिटी देना, ज्यादा महत्व देना, या मेल हो या फीमेल हो, तो जब हम उसको ज्यादा महत्व देते हैं तो उसको हम जेंडर बायस कहते हैं कि भैया अगला व्यक्ति जो है जेंडर बायस्ड है, यानी जेंडर पक्षपात कर रहा है, लिंग भेदभाव, लिंग पक्षपात जिसको बोलते हैं वो कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, बहुत कुछ खास इसमें नहीं है, एक सिंपल सा आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी। कहता है कि बच्चों में अगर जेंडर रूढ़िवादिता, यानी लिंग जो रूढ़िवादिता है, एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो इनमें से कौन सी ऐसी पद्धति आप अपनाएंगे जिससे रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता जो है इसको हम लोग जो है कम कर सकते हैं? इसमें जो है कौन सी पद्धति ज्यादा प्रभावित होगी? तो देखते हैं, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, यानी डिस्कशन ऑन जेंडर बायस, या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कह रहा है कि अब देखिए, जैसे कह रहा है जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, भैया जेंडर के आधार पे जब अरेंजमेंट ही करेंगे तो फिर जेंडर जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है वो हटेगा कैसे? जेंडर जो है पृथक खेल, फिर आप जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव का ही सामना करना पड़ेगा। एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, तो जेंडर स्पेसिफिक रोल करेंगे तो बच्चा जो है उसके बायस के बारे में समझ कैसा पाएगा?
तो सबसे अच्छा तरीका जो है वह जो है बेस्ट वे है कि डिस्कशन अबाउट द जेंडर बायस। तो साइकोलॉजी थोड़ा मिलता जुलता आपको ऑप्शन में जब आंसर दिखे तो उसको एलिमिनेट करना सीखिए, एलिमिनेट करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, तो अगर हम जेंडर बायस के रिगार्डिंग जो है डिस्कशन कर रहे हैं तो वो एक अच्छा इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकता है जिससे जो है बच्चों में जेंडर कॉन्शियसनेस पैदा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following theorists, while viewing children as an active seeker of knowledge, emphasize the influence of social and cultural content on their thinking? तो देखिए कहता है कि इनमें से कौन सा जो है, आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है। तो आप जो है इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो आप देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज हो रहा है जिसमें आप देखेंगे सोशल एंड कल्चरल कंटेंट्स ऑन देयर थिंकिंग। तो कहता है सोशल एंड कल्चरल, तो इनमें से आप देखेंगे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपको जो है सोशल और कल्चरल जो है कॉन्टेक्स्ट देता है चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके, तो आप देखेंगे आंसर होने वाला है लेव वैगोत्स्की। तो ये जो है लेव वैगोत्स्की ने जो है सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है दिया है। तो एक एक करके देख लेंगे कि सबके और क्या क्या सिद्धांत जो दिए थे वो कुछ मैंने पहले चर्चा किया है और आगे भी आप देख लेंगे। इसमें आइए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों लेव वैगोत्स्की इज द करेक्ट आंसर एंड लेव वैगोत्स्की जो है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग इन्होंने लेव वैगोत्स्की ने दिया था। तो वैगोत्स्की का ये सोशियो कल्चरल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और जो है इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है कैसे समाज में विकसित हो सकता है। तो सोशली और कल्चरली जब बच्चा जो है समाज में इंटरेक्ट करेगा तो उसका विकास जो है बहुत ज़्यादा होगा, सही तरीके से होगा। इन्होंने जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पार्ट को एक्सप्लेन किया था, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ZPD आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। कक्षाओं में और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। समीपस्थ विकास क्षेत्र जिसको कह रहा है, जिसमें जो है आप देखेंगे इसका मतलब क्या है कि कहता है कि इट रिफर टू अ टास्क दैट चाइल्ड कैन अचीव ओनली विथ असिस्टेंट फ्रॉम मोर स्किल्ड एडल्ट और पीयर कॉल्ड MKO। तो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो बच्चे का विकास का क्षेत्र है, उसके आसपास जो लोग मौजूद हैं जो उनको उसके विकास में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। ठीक है, तो बच्चे के विकास के लिए सहयोग जो लोग करते हैं उनको हम मोटा मोटी जो है MKO मानते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य जिसको कहेंगे। इसमें कोई आपका मित्र हो सकता है, कोई एडल्ट बड़ा भाई बहन हो सकता है, माता पिता, शिक्षक, सलाहकार, ये कई तमाम लोग हो सकते हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये आपको क्या करेंगे, तब तक असिस्टेंट, ये परमानेंट असिस्टेंट, परमानेंट सहायता नहीं होता, तब तक असिस्ट करेंगे जब तक कि आप अपने चीजों को टैकल करने में काबिल ना हो जाए या अपने समस्या से निकलने ना लगे। तो धीरे धीरे समय के साथ इसको क्या कर दिया जाता है, इसको कम किया जाता है इस असिस्टेंट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जीन पियाजे भाई साहब ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ठीक है, ये आप जान रहे हैं। लॉरेंस कोलबर्ग जो है जिन्होंने जो है मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। और JB वाटसन को आप देख सकते हैं, ये भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म जो है व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट जो है डेवलपमेंट में दिया था। ठीक है, तो बच्चों के बिहेवियर को शेप करने में क्या क्या जो है जरूरी चीजें हैं इसके बारे में JB वाटसन ने बताया था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है वाइल वर्किंग जिगजॉ पजल, एक बच्चा जो है जिगजॉ पजल सॉल्व कर रहा है और उसमें वो 5 साल का है, 5 साल की लड़की है नाजमा। वो कह रही है अपने आप से, हर सेल्फ खुद से कह रही है कि वेयर इज द ब्लू पीस, वो नीला टुकड़ा कहाँ है, नो नॉट दिस वन एंड डार्कर वन दैट वुड गो हियर मेक दिस शू। ठीक है, तो वो खुद से बात कर रही है, अपने आप से, किसी से बोल नहीं रही है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि टॉकिंग टू हर सेल्फ। तो कह रहा है कि ये किस तरह का, वैगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है, मतलब यहां आपको थिंकर पहले ही दे दिया है। कह रहा है कि ये किस तरह की बातचीत है, किस तरह का टॉक है, वो वैगोत्स्की के अनुसार क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है। तो वैगोत्स्की के अनुसार आप देखिए, अच्छा देखिए जरा,
टॉक अलाउड अगर हम बात करें, प्राइवेट स्पीच है, टॉक अलाउड है, स्कैफोल्डिंग है, ईगो सेंट्रिक स्पीच है। तो अब जरा नीचे से चालू करिए, देखिए ईगो सेंट्रिक स्पीच ये कहीं से होने वाला नहीं है। स्कैफोल्डिंग मतलब किसी का हेल्प लेना, हेल्प सहायता से करना, ठीक है, पार निर्मित करना। एंड टॉक अलाउड जोर जोर से बात करना, ये भी नहीं। सेल्फ में बात करिए तो इसको प्राइवेट स्पीच का जो है हम लोग जो है इसको ऑप्शन में देंगे, प्राइवेट स्पीच विल बी द करेक्ट आंसर। आप देखेंगे करेक्ट ऑप्शन प्राइवेट स्पीच है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, उसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। जब इस तरह से ऑप्शन देख के पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम की तैयारी ऐसी हो जो आप परफेक्ट ना हो, ठीक है। तो आप देखिए स्कैफोल्डिंग क्या कहता है, जब शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति बच्चे को अस्थाई यानी टेम्पोररी सहायता, जिसको इससे पहले मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि वो जो है ऐसा सहायता दे कि उसका काम बन जाए और जिसे वो अकेला नहीं कर सकता है। मतलब उसको सहायता की आवश्यकता क्यों है किसी से, क्योंकि वह अकेला उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकता है, इसलिए उसे आपको सहायता देना और तब तक देना है जब तक जो है काम बन जाए और थोड़ी सहायता देके काम बन जाए। तो चलिए इसकी स्कैफोल्डिंग की कुछ जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें पूछती हैं उनके फीचर्स थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये कैसा होता है, अस्थाई जो है टेम्पोररी होता है बच्चों। ये जो है परमानेंट सहायता, मैंने पहले ही बताया था कि ये परमानेंट नहीं होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, फेडिंग सिस्टम में आ जाता है और फिर स्वतंत्रता की ओर ले जाना। मतलब इसका स्कैफोल्डिंग का मकसद क्या होता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बना देना, ठीक है। शुरू में सहायता करेंगे, बाद में धीरे धीरे हटा लेंगे। सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, मतलब कह रहा है कि एसोसिएशन को बढ़ावा देना जो है काम है। तो कहता है कि ये क्या है, एक स्कैफोल्डिंग एक ऐसा टीचिंग और लर्निंग टेक्निक है जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीरोम जो है आप देख रहे हैं, ब्रूनर जो है इसको दिया था इस कॉन्सेप्ट को, स्कैफोल्डिंग नाम के कॉन्सेप्ट को। ये एक टीचिंग एंड लर्निंग मेथड है। और वैगोत्स्की ने जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो है जेपीडी का सिद्धांत जो है वैगोत्स्की ने दिया था, ठीक है। प्राइवेट स्पीच मैंने बता ही दिया कि खुद से बात करे कोई अपने समस्याओं को सुलझाने के लिए, अपने एक्शन, अपने सॉल्व प्रॉब्लम, कंट्रोल देयर बिहेवियर, तो खुद से बात करना जो है प्राइवेट स्पीच है। ईगो सेंट्रिक स्पीच जिसमें हम कह रहे हैं कि स्व केंद्रित वाक्य, ईगो सेंट्रिक स्पीच जो है वो क्या होता है, वह अवस्था है जब छोटा बच्चा अपने आप से बात करता है, चाहे कोई सुन रहा हो या ना हो रहा हो। इस अवधारणा को जीन पियाजे ने जो है 2 से 7 वर्ष की आयु में उसने एक्सप्लेन किया था कि 2 से 7 वर्ष की आयु में इस तरह का जो है ईगो सेंट्रिक स्पीच देखा जा सकता है, जिसको जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट के अनुसार ही है, ठीक है। चलिए जो है अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए 7वां सवाल आपके सामने है, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड एज एन एग्जांपल ऑफ। कहता है क्या दे रहा है भैया, तो बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पे सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो कह रहा है कि रीइंफोर्समेंट यानी प्रबलन, कंडीशनिंग यानी अनुबंधन, मॉडलिंग या पाठ ढांचा। तो आप बताइए ये इसमें से आपको देख सकते हैं इन चारों में से जो ऑप्शन रहने वाला है, तो आप देखेंगे ये जो है तो स्कैफोल्डिंग जो इसके पहले मैंने आपको बताया कि भाई सहायता कहाँ, पाठ प्रदान करना, सहायता प्रदान करना, तो स्कैफोल्डिंग जो है आपका 4th ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। अब इसमें देख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सहायता करना, बाहर से जो है शेडिंग करना। अब आइए एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं भैया। री जो इन्फोर्समेंट यानी प्रबलन क्या है, तो कहता है वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उसके बाद कोई इनाम या सकारात्मक परिणाम मिलता है। तो जैसे कह रहा है कि भैया कोई ना कोई व्यवहार हम ऐसा जो है रिपीट करते हैं क्योंकि उस रिपीटिशन से जो है कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला होता है या चांसेस हैं कि उसके वजह से कुछ रिवॉर्ड मिले। अब ये 2 तरह के आप देख सकते हैं। कहता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कुछ चीजें ऐड करना, जो कहता है रिवार्ड यानी इनाम पुरस्कार मिलना, और निगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी सकारात्मक प्रबलन और नकारात्मक प्रबलन, और कुछ चीजें हटा देना, ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट में आएगा। कुछ चीजें अपने आप में ऐड करना तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कुछ चीजें हटा देना अपने एक्टिविटी से, अपने व्यवहार से, उसको कहेंगे नकारात्मक, ठीक है। अगला मॉडलिंग देख लीजिए, मॉडलिंग क्या है, तो कह रहा है कि अनुकरण करना। तो कहता है कि ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है जहां जो है ए पर्सन लर्न अ बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग यानी इमिटेटिंग, मतलब जो है दूसरे को देख के अनुकरण, यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अनुकरण, यानी दूसरे को मॉडल को देख के हम उसका अनुकरण करते हैं और उससे सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है एल्बर्ट जो है
बांडुरा ने जो है दिया था, जो जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। तो ये इसमें मैं आप देख सकते हैं 2 सवाल छुपे हुए हैं। एक तो जो है मॉडलिंग यानी अनुकरण का सिद्धांत जो है किसने दिया था, और उसने एल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, और उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो है किसी को देख के अनुकरण करता है। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि हमारे सवालों का सिलसिला जो है खत्म हुआ, और आगे जो है अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आगे के सवाल भी जो है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जल्द ही बना के देंगे, और आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में लगातार इसके सीरीज चलते रहेंगे, एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, नमस्कार।